देहाती लड़के के 8वें एपिसोड आवारा में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। आज छाया जी का बर्थडे है और सुबह से 3 फोन प्रशांत भैया के और 1 फोन छाया जी का आ चुका है। सीनियर्स के साथ नजदीकियां बढ़ने के कई फायदे हैं। एक तो अपनी क्लास के बच्चों पर थोड़ा प्रभाव हो जाता है और दूसरा, इम्तिहान के समय प्रोफेसर से थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं तो थोड़ी बहुत गहमागहमी वातावरण में देखी जा सकती है। हर घटना को चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जाता है। हर हॉस्टल के सामने आलोक सिंह, भाव, विवेक सिंह, बाबा और ऐसे ही कई दादा, चचा, बच्चा के पोस्टर्स लगे हुए हैं। लोकल चुनाव के लिए आपका नाम सांस्कृतिक न हो, परंतु उपनाम अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आसानी से स्वयं को आपसे जोड़ सकें। एक दिन पूरा शहर एक छात्र नेता के पोस्टर से रंग जाता है, अगले दिन किसी अन्य छात्र नेता के रंग से। हमारे लोकप्रिय प्रतिनिधि एवं कुशल नेता हमारे बीच से निकल रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता। वे हमें रास्ता रोक रोक कर जागरूक करते हैं। छाया जी आजकल बहुत व्यस्त रहती हैं। अध्यक्ष पद के लिए एसएफआई के आलोक सिंह भाव पूरी मेहनत कर रहे हैं और प्रचार का कार्यभार छाया जी के हाथों में है। जब वह शाम को बैडमिंटन लेकर आती हैं तो चेहरे पर तनाव झलक जाता है। प्रशांत भैया तब उनके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहते हैं, क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं। और वह कहती हैं कि मुझे खुशी मिलती है इसमें। आई एम एन एम्पावर्ड वुमन। इस समय हम और नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वे दोनों कहते हैं कि वो सिर्फ दोस्त हैं, पर सबको पता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में वह आलोक सिंह भाव के साथ कैंपस में अक्सर दिख जाती हैं। प्रशांत भैया को ये बात अखरती तो है, पर वह चुप रहते हैं। सबकी अपनी जिंदगी है, किसी को टोकना नहीं चाहिए। उन्होंने एक बंडल विजिटिंग कार्ड मुझे भी दिए थे अपने विभाग में बांटने के लिए। मैं उनसे कहता हूँ कि फिर बांटना भूल गया तो वह नाराज नहीं होती, बस हल्का सा मुस्कुराकर भावों से डांट देती हैं। बैडमिंटन खेलना भी उन्होंने बंद कर दिया है। अब बैडमिंटन सिर्फ प्रशांत भैया और उनकी दोस्त नेहा खेलती हैं। पहले हम चारों खेलते थे। हम मेरी कोचिंग शुरू होने के 1 घंटे पहले मठ के पीछे वाले पार्क में मिलते हैं। मैं और प्रशांत भैया पैदल आते हैं और वह और उनकी दोस्त नेहा स्कूटी से आते हैं। रैकेट लेकर 1 घंटे की चौहल के बाद हम आईटी पर जाकर गोलगप्पे खाते हैं और मैं अपनी कोचिंग चला जाता हूँ। इन दोस्तों का एक अजीब रिवाज है, गोलगप्पे खुद न खाकर एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाना। ऐसा मानना है कि इससे आपस में प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ने का तो मुझे पता नहीं, पर गोलगप्पे वाला जरूर कंफ्यूज रहता है कि पेमेंट कौन करेगा। मैं ये धीरे धीरे नोटिस कर रहा हूँ कि छाया जी का हाथ आजकल बाकियों की तुलना में मेरे मुंह के पास ज्यादा आ रहा है। मैं इसकी भरपाई प्रशांत भैया को ज्यादा खिलाकर कर देता हूँ। ये लोग जब एक दूसरे से प्यार बढ़ा रहे होते हैं तो मैं एक आध गोलगप्पा अपने मुंह में डाल लेता हूँ। आखिर मैं खुद से भी तो प्यार करता हूँ। आजकल वह किसी डांस क्लब में सालसा सीख रही हैं। डांस का प्रशांत भैया मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि नचियों गवैयों का प्रयोजन सिर्फ पेट भरे होने पर ही है। जो कला जीवनयापन में सहायक न हो वह फिजूल है। ललित कलाएं रसिकों के लिए हैं। असल जिंदगी बहुत कठोर और नीरस है। फिर हमारे गांव की फुलिया का उदाहरण देते हैं, गरीबी की वजह से जिसके आंचल का दूध सूख गया है और जिंदा रहने के लिए उसके और उसके बच्चे की जद्दोजहद बरकरार है। उनकी बातें सुनकर मुझे खुद पर शक हो जाता है कि मेरी कविता भी ललित कला ही है, जीवनोपयोगी नहीं। ऐसे में छाया जी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं कि यह भी तो तुम्हारे ही गांव का है, इसे तो नहीं दिखी कोई फुलिया वुलिया, तुम ही बहुत आदर्श व्यक्ति बने रहते हो। इस नोक-झोंक में छाया जी मुझे अपनी साइड ले लेती हैं। मैं और छाया जी एक तरफ हो जाते हैं। अब जो डांस सीख रही हैं उसे वापस आकर रिहर्सल भी करनी होती है, तो इसके लिए सबसे अच्छा मुर्गा उन्हें मैं मिला। मैं अभी तक जान नहीं पाया कि यह डांस है क्या। बस काफी छूना, पकड़ना और घूमना होता है जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। मैं अक्सर स्टेप्स भूल जाता हूँ और गड़बड़ कर देता हूँ, इसलिए मुझे लड़की का रोल मिला है और वह लड़के का पार्ट प्ले करती है। 1 2 3 रोल। उनका फोन 3:30 बजे आया। छाया जी तुम आ रहे हो ना? रजत हाँ, कोशिश करता हूँ आने की। छाया जी कोशिश। हेलो, बर्थडे है मेरा और तू कोशिश करेगा? तेरे बिना केक कट नहीं करूंगी समझा? रजत ठीक है मैं आऊंगा पक्का। छाया जी मेहमान की तरह मत आना, प्रशांत के साथ जल्दी आ जाना, हेल्प करनी है मेरी। रजत ठीक है पहले आ जाऊंगा। अब खुश। फोन रखकर मैं आचीज में चला आया कुछ ठीक ठाक सा ढूंढने के लिए।
आचीज वालों ने बढ़िया बाजार बना रखा है। हमारी भावनाओं पर विश्व का सबसे बड़ा बाजार भावनाओं का ही है। समझ नहीं आ रहा है कि छाया जी के लिए क्या लूं, किस हैसियत से लूं। यहाँ आधे तोहफों में तो दिल बना हुआ है। वो मुझे डांस सिखाती है ना। हाँ, डांस टीचर। दिल जिगर के अलावा बाकी चीजों को बाजार अहमियत नहीं देता, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं। इसलिए टीचर इत्यादि के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। टीप 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 प्रेरणा का मैसेज था। रजत, तुमसे बात करनी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगला मैसेज फ्लैश हुआ। क्या हम मिल सकते हैं? रजत, नहीं। उसका मैसेज वापस नहीं आया। मैंने पिछले 1 हफ्ते से उससे बात नहीं की है। शुरू के 4 दिन तो उसका ही फोन नहीं आया, और जब आया तो मैंने नहीं उठाया। वो अब चंग भी नहीं आती। आजकल लैब के आखिरी दिन चल रहे हैं तो युवान मेरे साथ लैब में रहता है। उसके साथ होने पर मुझे एक सिक्योरिटी होती है। उसी के साथ बाइक से आता हूँ, उसी के साथ वापस, ताकि कोई बीच में रास्ता न रोक सके। शशांक नहीं आता। उसके पापा ने उसे बीएससी से दूर होकर एसएससी की तैयारी करने को कहा है। कॉलेज खत्म हो रहा है और करियर के रास्ते सामने मुंह बाए खड़े हैं। छाया जी का हॉस्टल कमरे से ज्यादा दूर नहीं था। हॉस्टल क्या था? एक प्राइवेट छात्रावास था। 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें सामने एक लोहे का ऊंचा गेट लगा था। गेट से घुसकर एक हल्का सा बरामदा था और अंदर जाने के लिए एक लोहे का चैनल लगा हुआ था। अभी तक मैंने गर्ल्स हॉस्टल को सिर्फ बाहर से देखा था, अंदर कभी नहीं गया था। इसलिए घुसते वक्त अंदर से नो मैन्स लैंड और प्रवेश निषेध जैसा भाव आ रहा था। मेरे हाथ में आचीज का बड़ा सा थैला था, जिसके अंदर माय टीचर का कार्ड था। कार्ड में कुछ अच्छी अच्छी बातें और एक तुरंत बनाई कविता डाल दी थी। अंदर बहुत सारी लड़कियों से घिर जाने की आशंका से मैं डर डर कर चल रहा था। प्रशांत भैया ने धक्का दिया। चलिए चीफ गेस्ट साहब, काहे डर रहे हैं? चीफ गेस्ट? हाँ भाई, फोन पर तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि रजत आ रहा है कि नहीं। उससे कह देना कि गिफ्ट वगैरह नहीं लाएगा, बस खुद आ जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं लाएंगे गिफ्ट? मैंने आचीज का थैला लहराते हुए कहा। पहले बता दिया होता तो ये 250 का चौक नहीं लगता। चैनल के अंदर की तरफ बढ़ते गर्ल खड़ी थी, सबका स्वागत कर रही थी। उन्होंने एक नीले रंग का सूट पहन रखा था और एक बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, वो ढीली टी शर्ट में। ज्यादा बेहतर लगती हैं जब वो डांस करती हैं। आज उनके बर्थडे के साथ साथ हग डे भी था। गुल हाथ मिलाने से पहले ही मैंने फिरौती की रकम की तरह उनका बर्थडे गिफ्ट आगे कर दिया। उन्होंने हल्का सा चेहरा तिरछा किया और नाक फुलाई, जिसका मतलब था इसकी क्या जरूरत थी, और गिफ्ट एक तरफ टेबल पर रख दिया। उस टेबल पर दर्जनों गिफ्ट रखे हुए थे। अंदर जाकर मैंने पाया कि वहाँ कई लड़के पहले से थे, जिससे मेरा चीफ गेस्टपन काफूर हो गया। ज्यादातर लोग प्रशांत भैया के परिचित थे, जिनमें उनके रूम पार्टनर राहुल भैया भी थे, जो लगातार फोन पर अपने बाबू शोना से चिपके हुए थे। मेरा परिचय सिर्फ भैया, छाया जी और नेहा से था। मैं धीरे धीरे किनारे हो गया और चुपचाप माहौल का निरीक्षण करने लगा, और महिला वार्डन कहीं बाहर गई हुई थी, तभी हम जैसे पुरुष अंदर आ निरीक्षण करने लगा। तभी हम पाए थे पार्टी धूमधाम से थी। हम सब अंडाकार आंगन में इकट्ठा थे, जिसके चारों तरफ कमरे थे। एक तरफ कॉमन किचन था, दूसरी तरफ प्रसाधन। हम ग्राउंड फ्लोर पर थे। ऊपर जाली लगी थी और तीसरी मंजिल तक आर्किटेक्चर ऐसा ही था। ऊपरी मंजिल की मादाओं ने अपने कमरे बंद कर रखे थे और नीचे के कमरों की सरगना बर्थडे गर्ल स्वयं थीं। धीरे धीरे सारे मेहमान आते गए। वो लम्हा भी आया जब आप एक फर्जी सी स्माइल मारकर खुद का परिचय देते हैं, और जब नवपरिचितों से कहीं अलग मिलते हैं तो उससे भी फर्जी स्माइल मारते हैं। आलोक, अनुपम, अशोक और ऐसे ही कई नाम न याद रखने लायक लोगों से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे बर्थडे कम और एसएफआई का अधिवेशन ज्यादा लगने लगा। भैया और नेहा काफी व्यस्त थे। सारी व्यवस्था उन दोनों ने मिलकर की थी, और मैं एक किनारे चेहरे पर कुछ काम हो तो बताए का भाव लिए खड़ा था। मैं स्वयं को सभ्य, शालीन, नहीं पहले आप माहौल से अलग दिखा रहा था, पर ऐसा नहीं था कि आसपास घूम रही पुडिंग, पैटीज और मफिन पर मेरा ध्यान न हो। मेरा सारा ध्यान 3 किलो के उस चॉकलेट केक ने खींच रखा था। उस पर 22 मोमबत्तियां लगाई गई थीं। पहले मोमबत्तियां तेज थीं पर एक बारगी
छाया जी वहां से गुजरी और एक मोमबत्ती गायब हो गई। वो मेरे सामने ही था, मुझे बुला रहा था। जब मैं उसे अपने मुंह में रखूंगा और जब वो मेरी जीभ और तालू को छुएगा, आह लजीज लपक। उसकी कल्पना मुझे आतुर किए दे रही थी। ठीक ठाक माहौल बन गया था। इतना खर्च किसी एक आम लड़की के लिए बड़ी बात थी। केक काटा गया, ताली बजी, गाना गाया। सबसे पहले प्रशांत भैया को खिलाया, फिर उन्होंने उन्हें। फिर एक दूसरे के मुंह में थूनसा गया और चेहरे पर पोता गया। जब भी स्वादिष्ट केक की बर्बादी होती है, मुझे अपार कष्ट होता है। मैं किनारे खड़ा ताली बजा रहा था। ओए, तू वहां किनारे क्या कर रहा है? इधर आ। मेरे मुंह में भी केक आया। लपक। एक पीस खाने के बाद मैंने दूसरे की कामना की। मेरी कविवर प्रसिद्धि मुझसे पहले पहुंच जाती है, तो मैंने एक कविता भी सुनाई। कवि प्रजाति सबसे निरीह प्रजाति होती है, हर समूह में कोई ना कोई कवि शायर निकल ही आता है। आलोक सिंह भाव ने भी एक कविता छाया जी के लिए पढ़ी। इसके बाद मेजबान किचन में चले गए। लड़कियां हॉस्टल के गेट बंद होने की मजबूरी बताकर धीरे धीरे जाने लगीं। 7:30 बज गए थे। बाकी सब कमरे में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। मैं भी कभी कभी अपनी राय रख देता था। रजत, तुम अच्छी कविता लिखते हो, नाइस। गहराई है उसमें, आलोक जी ने स्कॉच खोलते हुए कहा। यह उन्होंने इसलिए बोला था ताकि मैं उनकी वाली की तारीफ कर दूं। जी धन्यवाद, आपकी भी अच्छी थी। पाश की नकल मारी है आपने। तुमने सार्त्र को पढ़ा है? अब उन्होंने ज्ञान बाण फेंकना शुरू किए। जी नहीं। मार्क्स को? जी नहीं, बस नाम सुना है। मैंने सर्वहारा जैसा फील करते हुए जवाब दिया। ओह, अभी तक तुमने मार्क्स को नहीं पढ़ा? तो जीवन में क्या किया? यू मस्ट रीड छाया। ग्रुप ज्वाइन करवाओ रजत को भाई। छाया जी किचन में खड़ी थी, वहीं से मेरी तरफ प्यार से देखा और ये नहीं करेगा का इशारा कर दिया। जी, समय मिलने पर जरूर पाऊंगा। मैंने सफाई पेश की। जब चर्चा राजनीतिक होने लगी तो मैंने स्नैक्स पर फोकस किया, जो बढ़िया थे। कुछ क्रांति वगैरह की बातें कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि बस अब यह आधा साल बचा है मेरे ग्रेजुएशन का, इसके बाद ही क्रांति हो। तमाम राजनीतिक समीकरणों की बात हो रही थी। देखो, शोध छात्रों के वोट हम दिलवा देंगे, पर वो होते ही कितने हैं? निर्णायक वोट फर्स्ट ईयर वालों का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही कॉलेज आते हैं। बॉयज हॉस्टल में तो क्षेत्रवाद चलेगा, वहां वोट बंट जाएंगे। पूर्बिहा को ही वोट देगा चाहे जो कर लो। यार, वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ हमारे पोस्टर्स कौन खराब कर देता है? कई जगह देखा मैंने, खासकर गेट नंबर 4 की तरफ। मुझे पता था कि ये शशांक की कारस्तानी थी। मैंने उसे टोका भी था। जहां जहां आलोक सिंह भाव लिखा था, वहां वो एक भाव और जोड़ देता था। आलोक सिंह भाव। एक राउंड कॉफी का चला। बचा हुआ केक कटकर फिर से आया। मार्क्सवादियों ने एक एक पैगा क्रांति ली और घर को चले गए। अब सिर्फ हम 4 ही बचे थे। 8:45 बज चुके थे। कमरे में 2 बेड पड़े हुए थे। एक छाया जी का था, दूसरा नेहा का। प्रशांत भैया और नेहा के मैनर्स की जगह थकान ने ले ली थी। वे दोनों एक ही बेड पर टांग फैलाकर पसर गए थे और पार्टी कैसे गुजरी की बातें कर रहे थे। उन्हें इस बात का मलाल था कि इतनी दूर से मंगवाई गई मफिस किसी ने नहीं खाई थी। मैं छाया जी के बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठा था और सोच रहा था कि 1-2 तो मैं अब भी खा सकता हूँ। मांगून क्या? छाया जी दीवार पर टेक लेकर और अपने पैर मेरी गोद में रखे बैठी हुई थीं। हम डांस करते करते एक दूसरे से काफी खुल गए हैं। हम अक्सर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं। आसपास फैली खुशबू मुझमें शक पैदा कर रही थी कि शायद इन लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी बियर चढ़ा ली है। प्रशांत भैया ने भी पी होगी, पता नहीं। ये खुशबू मुझसे कह रही थी कि अब यहाँ से चलना चाहिए। छाया जी सारे गिफ्ट्स उलट पलट रही थीं। मेरे अंदर एक चाह भी थी कि वो मेरा कार्ड खोलकर देखें। वो वही कर रही थीं। देखूं तो रजत ने क्या दिया है। सारे गिफ्ट्स छोड़कर मेरा कार्ड खोज रही थीं। मैं ये सोचकर झेप रहा था
कि जब वो माय टीचर का कार्ड पढ़ेंगी। हा हा हा, माय टीचर, हाउ स्वीट। हंसते हंसते उन्होंने आगे आकर मेरे गाल खींच दिए। अजीब तो लगा, पर मुस्कुरा दिया। मैंने प्रशांत भैया की तरफ देखा पर वह नेहा को हैंडीकैम में तस्वीरें दिखाने में व्यस्त थे। छाया, अच्छी गई पार्टी क्यों? सब आए थे। प्रशांत, हाँ, आए तो सब थे, ये आलोक कब से शायर हो गया? प्रशांत भैया का वाक्य प्रश्न कम व्यंग्य ज्यादा था। छाया, अरे वो शेर वगैरह मारता रहता है अपने भाषण में। तुम बताओ तुम्हारे राहुल का क्या सीन है? पूरे टाइम फोन पर था बंदा। छाया जी ने बात पलट दी। प्रशांत, राहुल पागल है। बस एक बार मिला है उस दिल्ली की लड़की से, वो भी सेमिनार में पगल आया है प्यार में। पूरी शाम बात करता है, कहता है कि वो डीयू आने वाला है। जिस दिन मैं मिलूंगा उस लड़की से, बता दूंगा इस झूठे की सारी असलियत। कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है इसे, दिल्ली नहीं जा पाएगा, नहीं इसने सिगरेट छोड़ी है। वो हैंडीकैम में देखते हुए ही बोल रहे थे। रजत, तो अब मैं चलूं? काफी टाइम हो गया है। छाया जी ने मेरी तरफ चौंक कर देखा, जैसे मैंने कोई कुफ्र कर दिया हो। ऐसे अभी कैसे जा सकते हो तुम? अभी हमने फोटो भी नहीं खींची और आज तो नाइट आउट का प्लान है। प्रशांत, रोको इसे। अरे नहीं, मुझे जाना है। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठने लगा। छाया जी ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे मैं भागने वाला हूँ। प्रशांत, हाँ रजत, रुक जाओ आज, अगर जाना जरूरी न हो तो। छाया, जरूरी क्या, ही विल स्टे। न जाने क्यों मुझे यह आग्रह अच्छा लगा। वापस जाकर सोना ही तो है, जान लें। नाइट आउट क्या बला है? उन्होंने खींचकर बैठा दिया। टिप 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 टिप, प्रेरणा का मैसेज था। मैं सामने बैठी हूँ और तू फोन में घुसा है। मैं इसका जवाब देता इससे पहले छाया जी उठी और मोबाइल छीनकर नेहा की तरफ फेंक दिया। छाया, फोन को दूर रख, चल कुछ फोटोज खींचते हैं। मेरे फोन पर कॉल आने लगी। नेहा ने काट दिया। रजत, अरे देख ले कहीं घर से तो नहीं है। नेहा, नहीं, नंबर से है कोई 8604। काट दे, गर्लफ्रेंड का होएगा, बड़ी आई। छाया जी ने मुझे फोन से दूर करते हुए कहा। फोटो सेशन शुरू हुआ। सबसे पहले व्यक्ति की अलग अलग तस्वीरें, फिर कैमरे को ऑटो शटर पर रखकर 2-3 ग्रुप फोटो, फिर 3 लोगों का ग्रुप और अंततः 2-2 का। मैंने नोटिस किया कि हर तस्वीर में छाया जी मेरे पास थीं। बेपरवाह तरीके से हम नजदीक आकर फोटो खींचवा रहे थे। फिर उन्होंने एक अप्रत्याशित मांग रखी। रजत, तू मुझे उठा सकता है? उठा, इन द सेंस उठाएगी समझा है क्या? एक फोटो के लिए? आवाज की लर्ज कह रही थी कि उन्होंने जाम छलकाए हैं। प्रश्न सकने का है या चाहने का? तू सोच। उन्होंने मस्ती में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, उठा सकता तो हूँ। एक एक शब्द प्रशांत भैया का मुंह देखकर बाहर आ रहा था। कोष्टक, प्रशांत भैया नेहा के साथ नाइट आउट प्लान कर रहे थे। बीच बीच में पॉकेट जोक्स मारकर सबको हंसा भी रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराए और दूसरी तरफ देखने लगे। नेहा ने फोटो खींची। कमाल है ये शहर भी। जब से आया हूँ यहाँ की लड़कियाँ मुझसे मजदूरी करवा रही हैं। एक ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से भिड़वा दिया और ये। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ फूल सी होती हैं, बाहों में हैं अगर तो सीने तक उठा लो। ऐसे मंचलों के लिए ज्ञान है कि भाई भारी होती हैं, बहुत भारी होती हैं। छाया, ओह शिट, हम बात कर ही रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। नेहा, व्हाट द हेल? प्रशांत, या अल्लाह, और सब हंस पड़े। प्रशांत भैया ने एक पॉकेट जोक और मारा। प्रशांत भैया के पॉकेट जोक्स कुछ कमाल के नहीं होते हैं, पर जोक खत्म करके वह खुद बहुत तेजी से हंस पड़ते हैं और हमें उनके सम्मान में हंसना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब लड़कियों को जोक समझ नहीं आता वो तब भी हंसती हैं, ताकि बाकी लोगों को लगे कि उन्हें भी समझ में आ गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर बाहर आंगन में चला आया। पीछे प्रशांत भैया के चुटकुलों और हंसने की आवाजें आ रही थीं। आंगन में भी काफी अंधेरा था। तीसरी मंजिल पर किसी ने इमरजेंसी लाइट जलाई थी। एक हल्की सी रोशनी की रेखा आ रही थी।
मैंने अपनी घड़ी को उस रोशनी की रेखा में लाते हुए देखा। धुंधलके में आभास हुआ 9:30 बज रहे थे। मोबाइल तो मेरा छीन ही लिया गया था। मुझे पता नहीं चला कि कब छाया जी मेरे पीछे पीछे चली आई थीं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के हल्का सा दबाते हुए पूछा, एंजॉइंग? मैंने पलटकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक्चुअली आई एम ट्राइंग। एक हल्की सी मुस्कुराहट के बाद मैंने असहज महसूस किया और अपने हाथ वापस खींच लिए। माहौल में एक अजीब सी गुस्ताख खामोशी थी। कानों में तैरती सरगोश खामोशी को मैं तोड़ना चाहता था, पर जैसे खामोशी चाहती हो कि खामोश ही रहे, कोई शब्द न हो। हम यूं ही खड़े रहे। 20-30 सेकंड बाद दिमाग में एक प्रश्न उभरा, फोटोज अपलोड कर दी एफबी पे? हाँ, कर भी दी और आधे घंटे में 100 लाइक्स भी आ गए। 100 लाइक्स? दिल में छेद वेद है क्या आपके? हाँ, नहीं पगले। उन्होंने मेरे गाल पर चपत दी, वो छोड़ो, तुम मुझे दिखाओ कि तुमने अभी तक कितना सीखा है। क्या कितना सीखा है? उन्होंने मेरे हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए इशारा किया, ये कितना सीखा है? अभी। और क्या देखूं, तुम कुछ सीख भी रहे हो या बस मजे ले रहे हो? उनकी आवाज लहराए, अरे अभी इस अंधेरे में कहाँ? आप तो जानती ही हैं कि मैं स्टेप्स भूल जाता हूँ। बर्थडे गर्ल की विश मना कर रहे हो? उन्होंने झूठी नाराजगी दिखाई। अच्छा, आइए फिर। हम आंगन के बीचों बीच आ गए। अब वो रोशनी की रेखा भी नहीं थी मेरे चेहरे पर, अब सिर्फ अंधेरा था। बिना म्यूजिक के डांस कितना तबाही का सबब हो सकता है, पता चलने वाला था। मैंने अपने जूते उतारने चाहे। नहीं, ऐसे नहीं, आज तुम लड़के का पार्ट प्ले करोगे। अच्छा, ठीक है। दिमाग का कोई हिस्सा कहने लगा, बेटा रजत, अब कुछ गलत होने वाला है, निकल चलो यहाँ से। ये भी कोई समय है, सालसा की लालसा इतनी रात को? 9:30 बज रहे हैं। इस समय तो पिताजी भी आरटीआई डाल सकते हैं कि कहाँ हो। प्रेरणा को धोखा दे रहे हो या प्रशांत भैया को? एक तरफ दिमाग में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ हाथ कमर में जा चुके थे और चेहरा चेहरे के सामने आ चुका था। अब बस इधर उधर हिलना था बिना म्यूजिक के। उन्हें स्टेप्स बेहतर आते थे तो मैंने अपने शरीर को उन पर ढीला छोड़ दिया। पीछे कमरे में प्रशांत भैया और नेहा के कहकहे सुनाई पड़ रहे थे। मेरा दिमाग चक्रघिन्नी की तरह सही गलत में नाच रहा था। उन्होंने अपनी सैंडल उतारी और अपना बायां पैर मेरे दाहिने पैर पर रखा। ये कामसूत्र के क्लाइंबिंग द ट्री पोज का पहला स्टेप है ना? छह, मैं क्या पढ़ता रहता हूँ। उनके दोनों पैर मेरे पैरों पर आ चुके थे और सारा भार मेरे ऊपर दोनों के अंग स्पर्श कर रहे थे या मेरे अंग उनके अंगों को दबा रहे थे। शरीर की गर्मी को मैं महसूस कर सकता था। बिना म्यूजिक के भूले हुए स्टेप्स चलते जा रहे थे, फिर धीरे होते गए और रुक गए। न चाहते हुए भी सिहरन और कंपी बढ़ती जा रही थी। दिमाग सुन्न हुआ। हर सेकंड ये डर बढ़ा कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। दिल के अंदर जैसे छेद होता जा रहा हो, जैसे पहले वाइवा के समय हुआ था या पहले बोर्ड एग्जाम के समय। अब शरीर बस हल्का हल्का हिल रहे थे। सामने के होठों ने लापरवाह तरीके से घूमना शुरू किया। होठों के मामले में इतनी लापरवाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। बेपरवाह और गैर जिम्मेदार होंठ रोए एफिल टावर हुए। दिल की अदालत बैठी। 3 सेकंड तक मुकदमा चला और उतनी ही देर तक अपराध, आरोप, विश्वासघात, बेवफाई, अपराध, आदर्शों से समझौता, निर्णय, दोषी, सजा, कुचल दो। जूते उनके नंगे पैरों के नीचे से निकले और कचकचा के उनके ऊपर रख दिए गए। एक तेज चीख, आह सॉरी, गलती से पड़ गया। सांसें तेज थी, बहुत तेज। आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? कौन चिल्लाया? प्रशांत भैया भागते हुए आए। वो दर्द से चीखकर आंगन में ही बैठ गईं। अरे वो, हाँ, अंधेरे में गलती से पैर पड़ गया। हाँ, मैंने अपने होंठ पोंछते हुए कहा। हाफ क्यों रहे हो? अरे वो मैं जा रहा हूँ। क्यों? लाइट आ गई। अरे वो क्या है कि मकान मालिक गेट जल्दी बंद कर देते हैं। हाँ, तो हाफ क्यों रहे हो? सॉरी भैया, वो पापा का फोन आया था। प्रशांत, फोन तो नेहा के पास है न तुम्हारा? रजत, वो पहले ही आया था। प्रशांत, ठीक है जाओ, कल बात करेंगे। पहुंच के फोन करना। नेहा, इसका फोन दे दो। नेहा, बहुत थक गए हैं सब, नाइट आउट का आइडिया कैंसिल ही करो। वापस आते वक्त नजर छाया जी की नजर से मिली। मैंने तुरंत नजरें नीची कर लीं। मेरी दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भीगता हुआ निकला।
इनफाइडल